गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, यानी यूकेरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। उनकी बेसिक बातें थी वो उनके बारे में अपन चर्चा कर लिए थे, यानी अपन ने पढ़ लिए थे बेसिक चर्चा। उसके बाद में प्रोसेस थी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होती है? 3 चरणों में कंप्लीट होती हैं। प्रोसेस कितने चरणों में कंप्लीट होती है? 3 चरणों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है इनिशिएशन में, सेकंड थी इनलोंगेशन में, उसके बाद थर्ड था टर्मिनेशन। देखो इसमें इनिशिएशन, इनलोंगेशन और टर्मिनेशन में क्या होता है। जैसे ही अपन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ इनिशिएशन फैक्टरों की आवश्यकता होती है। अब ये इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, ये 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं इनिशिएशन फैक्टर यानी जनरल इनिशिएशन फैक्टर, सामान्य ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। दो प्रकार से होते हैं, सामान्य ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर और सेकंड होता है कोशिका स्पेसिफिक यानी सेल स्पेसिफिक फैक्टर, यानी सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का अर्थ क्या होता है? यानी ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सामान्यतः सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकंड ए, बी, डी, एच और एफ, यानी ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हैं। टी का अर्थ क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, और सेकंड तो सभी के आगे लगेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, बी, डी, एच, एफ, यानी सामान्य, यानी ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो सभी सामान्यतः सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, उसको कहते हैं सामान्य ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। कौन कौन से आते हैं उसमें? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, बी, सी, डी, एच और एफ और ई। ठीक है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं कोशिका स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, यानी सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है वो सिर्फ विशेष कोशिकाओं में ही, यानी कहने का मतलब है कुछ कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होता है। कुछ कोशिका यानी विशेष, यानी कुछ विशेष कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसमें आता है SP1। इसमें कौन सा फैक्टर आता है? SP1 फैक्टर आता है। और ये फैक्टर का काम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना। इस फैक्टर का काम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बढ़ाना, प्रक्रिया को बढ़ाना। अब दोनों फैक्टरों में अंतर क्या है? यानी ये फैक्टर तो क्या होते हैं? सामान्यतः सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है ये सिर्फ विशेष कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और उस फैक्टर का नाम क्या है? SP1 फैक्टर। अब ये फैक्टर का काम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ाना। यानी इनका सिर्फ SP1 का महत्व क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है अगर वो जल्दी करना है प्रारंभ, तो कौन सा फैक्टर होगा उसमें? SP1 वो उत्तरदायी होता है उसमें। अब ये SP1 है, ये अकेला काम नहीं करता है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी एक नियंत्रक अनुक्रमक सीक्वेंस होता है। नियंत्रक अनुक्रमक एक प्रक्रिया होती है, उसमें आते हैं एंसर और साइलेंसर। एंसर और साइलेंसर उसको बोलते हैं। देखो इसमें नियंत्रक अनुक्रमक है, रेगुलेटरी सीक्वेंस है, उसके एग्जाम्पल है एंसर और साइलेंसर। कहने का मतलब SP1 है वो एंसर और साइलेंसर के साथ जुड़कर अपना काम करता है।
या अपन कह सकते हैं SP1 है वो रेगुलेटरी सीक्वेंस के साथ जुड़कर अपना काम करता है, क्योंकि रेगुलेटरी सीक्वेंस हैं उसी के एग्जाम्पल क्या है, एंसर और साइलेंसर। तो आप दोनों टर्म लिख सकते हो यहाँ पे। SP1 है अपना काम रेगुलेटरी और एंसर या साइलेंसर के साथ जुड़कर काम करता है। तो ये क्या है, फैक्टर हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन फैक्टरों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये ABDHEF ये फैक्टर हैं, इनका काम क्या होता है। जैसे सबसे पहले है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर D है। D का काम क्या होता है, जो टाटा बॉक्स होता है DNA के अंदर, जो टाटा बॉक्स होता है वहाँ ये जुड़ता है। D फैक्टर का काम क्या है, जो DNA में टाटा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स का जो खंड होता है उसके साथ जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर B के लिए साइट उपलब्ध करता है, यानी खुद वहाँ पे जाके जुड़ जाता है और जो ट्रांसक्रिप्शन सेकंड B है उसके लिए कुछ साइटें उपलब्ध करवाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा, TBP ट्रांसक्रिप्शनल बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शनल बाइंडिंग प्रोटीन। इसी प्रकार सेकंड D है ये कोर प्रमोटर से भी जाकर जुड़ता है। दूसरा काम क्या है D का, यानी जो DNA में जो कोर प्रमोटर है उसके साथ भी ये बाइंड होता है और TAF का निर्माण करता है, यानी उसको नियंत्रण करता है। कोर प्रमोटर से जुड़ता है ये फैक्टर, तो किसको नियंत्रण करता है, TAF का नियंत्रण करता है, TAF का नियंत्रण करता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर A। अब ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर A है ये TAB और साथ में जो टाटा बॉक्स वाला है सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और दोनों को क्या करवाता है, स्टेबिलिटी। जो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं A, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है उसको और टाटा अफेक्टिंग फैक्टर है, इन दोनों को क्या करवाता है, स्टेबिलिटी प्रदान करवाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर B है, इसका काम क्या होता है, जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम है उसके साथ ये जुड़ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड B है ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ाता है। इसी प्रकार F है ये भी RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के साथ जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ाता है। उसी प्रकार E है वो भी RNA पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है। इसके बाद H फैक्टर की अपन बात करते हैं। जो H फैक्टर होता है उसमें हेलिकल पाया जाता है, यानी हेलिकल एक्टिविटी पाई जाती है। हेलिकल एक्टिविटी की वजह से ही जो DNA के दोनों स्ट्रैंड हैं वो खुलते हैं। जिसे DNA ऐसे लिपटा हुआ होता है तो हेलिकल, जैसे ही हेलिकल की प्रोसेस होती है तो DNA के क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं। DNA के क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड हेलिकल के एक्टिविटी की वजह से खुलते हैं। तो वो कौन से फैक्टर में पाया जाता है, H फैक्टर में। तो आपको ये ध्यान में रखना है जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर H है उसमें हेलिकल एक्टिविटी की पाई जाती है और इस हेलिकल एक्टिविटी की वजह से ही DNA के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, खुले होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब देखो इसमें जितने भी फैक्टर हैं उनका काम क्या हो गया, अलग अलग, यानी A का काम अलग है, B का काम अलग है, D का अलग है, H का अलग है, F और E का अलग है। कौन सा किस साइट पे जुड़ रहा है, किसका निर्माण कर रहा है और किसके लिए साइट उपलब्ध करवा रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा फैक्टर है किस एक्टिविटी की वजह से क्या शो कर रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब जैसे ये फैक्टर हैं पूरे हो गए तो अपन इसमें DNA होता है उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें कौन कौन से खंड पाए जाते हैं। DNA के अंदर कौन कौन से खंड पाए जाते हैं। देखो DNA में नॉर्मल अपन बात करते हैं तो टाटा बॉक्स होता है, केट बॉक्स होता है, GC बॉक्स होता है, लेकिन उनका जो क्रम होता है वो फिक्स होता है।
यानी उनका जो इनिशिएशन रीजन है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे अपन बात करते हैं ये डीएनए है, अब इसमें ये इधर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं जीसी। क्या कहते हैं, जीसी कहते हैं। और इनका जो क्रम होता है वो -100 होता है, यानी नेगेटिव में क्या होता है, 100 होता है। उसके बाद बॉक्स चलता है केट का, केट है ये -80 होता है। उसके बाद आता है टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स यहाँ पर प्लस रीजन होता है, यानी +1 होता है, और या अपन कह सकते हैं +20। यहाँ पर INR, INR का मतलब क्या होता है, इनिशिएशन न्यूक्लियर रीजन, यानी यहाँ से कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या होती है, इस डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो और इससे आगे की तरफ क्या होते हैं, कोडिंग होते हैं, कोडिंग जीन होते हैं। टाटा बॉक्स का क्रम क्या है, +1 से +20 तक। उसके बाद क्या है, माइनस है, -80 पे केट, और जीसी क्या है, 100 पे। उसके बाद अपन बात करते हैं जो ये जीसी सीक्वेंस है उसी में ही क्या प्रेजेंट होती हैं, SP1 प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। यानी अपन कह सकते हैं डीएनए में जो जीसी होता है वो ही सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर रखता है। जीसी है वो ही क्या रखता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर रखता है। उसके बाद अपन बात करते हैं केट है, ये SP1 रखता है और इसके साथ SP1 गामा, क्या कहेंगे, गामा, ये रखता है। कहने का मतलब जो डीएनए के अंदर खंड होते हैं, जीसी और केट बॉक्स होता है, ये दोनों खंड क्या रखते हैं, SP1 प्रोटीन रखते हैं। और SP प्रोटीन का काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ाना। तो ये क्या है, डीएनए की संरचना है। और ये दोनों किसका काम करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। एक्टिव का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को सक्रिय करना और आगे बढ़ाना। तो अपन कह सकते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अब जैसे ये इनिशिएशन में स्टार्ट हो गई ये प्रोसेस, उसके बाद में ये प्रोसेस चलेगी दीर्घीकरण में। तो दीर्घीकरण में किसका निर्माण होगा, आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहेगा, किसमें, डीएनए के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होने लग जाता है। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होने लगता है तो उसी के साथ वो समापन की प्रोसेस में पहुंच जाता है। तो इनिशिएशन में अपन स्टार्ट कर ले ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, उसके बाद अपन बात करते हैं इनलोंगेशन की। तो इनलोंगेशन में क्या होती है, क्रम तो यही रहता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड यानी पेप्टाइड नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ते रहता है। जैसे इसमें नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो लास्ट में किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोइड का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस किस में चली जाती है, समापन में। किस में चली जाती है, समापन में। देखो कोई भी डीएनए चाहे आरएनए हो, उनमें समापन कोडोन तो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, समापन कोडोन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही समापन कोडोन प्रेजेंट होते हैं तो उनमें क्या होता है, सीक्वेंस होता है उसको पहचान लेते हैं। जैसे ये डीएनए है, अब डीएनए क्या है, लिपटा हुआ है, यानी इसमें क्या है, एक दूसरे से नाइट्रोजन सार के द्वारा दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब ये डीएनए है, अब देखो इसमें मैं एक प्रोसेस बता रही हूँ। देखो पूरे फैक्टर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, अपन कह सकते हैं जनरल। ये एक साथ ऐड नहीं होंगे, कुछ फैक्टर पहले जुड़ेंगे, उसके बाद कुछ बाद में जुड़ेंगे, उसके बाद कुछ फैक्टर के साथ आरएनए एंजाइम थर्ड सेकंड है वो जुड़ेगा। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो एक साथ नहीं जुड़ेंगे प्रोसेस में। यानी जैसे कुछ फैक्टर हैं, एक दो फैक्टर हैं पहले जुड़ जाते हैं, एक दो फैक्टर उसके अगले वाले क्रम में जुड़ते हैं, एक दो फैक्टर क्या होते हैं थर्ड स्टेप में जुड़ते हैं, और उसी के साथ क्या जुड़ते हैं, कुछ एंजाइम जुड़ते हैं। तो ये डीएनए है।
अब इसमें अपन को क्या करवाना है, ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। तो अपन को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है प्रारंभिक एंड से। कहाँ से स्टार्ट करवाना है, प्रारंभिक एंड से। तो अपन को क्या ध्यान में रखना है कि जैसे इस छोर पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर कुछ फैक्टर क्या होंगे, जैसे ये नॉर्मल डीएनए है, सेकेंड स्टेप में अपन इसकी बात करते हैं। अगर इसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है तो कुछ फैक्टरों की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, बी, एच, ये यहाँ पे ए लिख दिया। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर फर्स्ट स्टेज में कुछ फैक्टर इसके ऊपर जुड़ गए। इसी प्रकार कुछ फैक्टर जैसे ए है, ई है, एफ है, ये फैक्टर क्या होते हैं, सेकंड में जुड़ जाते हैं। लास्ट में एक पोजीशन ये देखने को मिलती है अपन को कि जो ये डीएनए होता है, जो ये डीएनए होता है लास्ट में जैसे ही अपन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के साथ अपन देखते हैं लास्ट में जैसे ये डीएनए है। अब इस डीएनए में क्या होता है, यहाँ पर पूरे फैक्टर जुड़ गए। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है सेकंड, इसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, इधर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, इधर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ए है, बी है, ई है, एच है। जैसे ही एच और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एच और आरएनए पॉलीमरेज हैं इस डीएनए के प्रारंभिक स्टैंड पर पूरे जुड़ जाते हैं तो इसके अंदर ये डीएनए की जो कुंडली संरचना है वो धीरे धीरे क्या होती है, खुलना प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है, खुलना प्रारंभ हो जाती है। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया, हेलिकल हो गई यानी एक्टिविटी, एच फैक्टर जुड़ जाता है। जैसे ही इसमें एच फैक्टर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड के साथ, जैसे ही इसमें एच फैक्टर जुड़ता है तो एच फैक्टर जुड़ता है जिसकी वजह से जो डीएनए की जो पहले हेलिकल स्ट्रक्चर थी वो क्या हो जाएगी, ओपन यानी खुल जाएगी। और जैसे ही ये खुल जाती है तो इसके अंदर क्या होता है, 3 एंड से 5' एक mRNA का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है, mRNA का निर्माण होने लगता है। अब ये प्रोसेस क्या है, दीर्घीकरण है। अब ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हो गई, दीर्घीकरण। और जैसे ही दीर्घीकरण होकर ये प्रोसेस इसके TR सीक्वेंस पर पहुँच जाती है और जैसे ही यहाँ से दीर्घीकरण होता है तो अगले स्टेप में आप ये चित्र बनाओगे। अगले स्टेप में आपको चित्र बनाना है तो यहाँ पर क्या करवाना है अपन को, TR सीक्वेंस है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को शो करवाना है क्योंकि यहाँ पे ये सीक्वेंस चल के यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ पे 3 एंड से 5 एंड mRNA का निर्माण हो गया। अभी यहाँ पर इस mRNA का निर्माण हो गया तो जैसे ही समापन कोडोन होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं उनकी हेल्प से ये mRNA क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये mRNA क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से जैसे ही mRNA बाहर निकल जाता है तो 3' to 5' ये mRNA क्या है, बाहर निकल गया। अब mRNA पर अपन बात करते हैं तो 7 मिथाइल गुआइनोसिन की तो क्या बनी होती है, कैप बनी होती है इसके ऊपर, और पॉली ए टेल की क्या बनी होती है, पूंछ बनी हुई होती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक बार फिर से अपन देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन पहले है इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले ये डीएनए है, अगर इनिशिएशन हो गया तो कुछ फैक्टर हैं, तो जैसे 3-4 फैक्टर तो पहले जुड़ेंगे, यानी कुछ फैक्टर पहले जुड़ेंगे, उसके बाद कुछ फैक्टर क्या होंगे, बाद में जुड़ेंगे। जैसे ही पूरे फैक्टर जुड़ जाते हैं तो लास्ट में एक फैक्टर जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एच और उसके साथ जुड़ता है एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है एंजाइम, वो जुड़ता है और हेलिकल जुड़ता है यानी एच फैक्टर जुड़ता है और ई जुड़ता है और एफ जुड़ता है। तो उसके बाद क्या होते हैं, जैसे ही एंजाइम जुड़ जाता है और एच फैक्टर जुड़ जाता है यानी सभी फैक्टर जुड़ जाते हैं तो उसके बाद अपन बात करते हैं जो इसका जो हेलिकल है वो ओपन हो जाती है, यानी ये स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है।
और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है 3' to 5' एक mRNA का निर्माण होता है। जैसे ही 3' से 5' एक mRNA का निर्माण होता है तो ये प्रारंभ एंड थी, तो ये प्रोसेस आगे चलेगी तो बीच में आ जाएगी, बीच में के बाद एक लास्ट में पहुंचती है टर्मिनेशन, यानी लास्ट वाले छोर पे पहुंच जाएगी। ये प्रोसेस हो गई, यहाँ पे स्टार्ट हुई, प्रारंभ हो गई। अब ये प्रोसेस बीच में आ जाएगी तो दीर्घीकरण हो जाएगी, और ये प्रोसेस एक आगे वाले लास्ट एंड पे पहुंच जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन पे जैसे ये पहुंचेगा mRNA तो वहाँ पर एक TR सीक्वेंस दिखाई देती है। अब इस TR सीक्वेंस दिखाई देती है तो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर F की सहायता से या कुछ एंजाइम की सहायता से ये क्या करता है, mRNA क्या है, इस DNA से बाहर निकल जाता है, इस DNA से बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, mRNA का निर्माण कर लेता है। अब mRNA क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया था ट्रांसलेशन में, और किस में पढ़ लिया था, RNA प्रोसेसिंग में। ये क्या होता है, RNA प्रोसेसिंग में अपन ने mRNA के बारे में चर्चा कर ली थी कि mRNA है, इसके 5 एंड पर क्या प्रेजेंट होता है और 3 एंड पर क्या प्रेजेंट होता है। तो ये mRNA की स्ट्रक्चर है अपन ने ट्रांसक्रिप्शन यानी RNA प्रोसेसिंग में पढ़ ली थी, और इससे पहले अपन ने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, अगर प्रोकैरियोटिक में है तो फिर अपन प्रोकैरियोटिक का लेकर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन आपका कंप्लीट हो गया।